केवी स्टूडियो बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक गीत है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। केवी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज के हमारे अतिथि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में होने के बावजूद शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, खेल विभिन्न आयामों को उन्होंने छुआ है। सिर्फ छुआ ही नहीं है, एक ऐसा छाप उन्होंने छोड़ा है जो अमिट है, अजर है और अमर है। वो और कोई नहीं, हमारे आज के खास मेहमान सुधीर कुमार सिंह जी हैं। केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रोशन जी का और सोनू जी का, जो आपने एक अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, हमारे जो आज की खास पेशकश है कहता बढ़ता बेगूसराय, उसमें आप आए हैं, तो आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ आप अपने बारे में अपने से कुछ बताएं सर। परिचय की बात सबसे पहले आई तो मैं बरौनी गांव का निवासी हूं जी। सुधीर कुमार मेरा नाम है जी। मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूं और एक किसान परिवार से जी। मैंने खेती से, मेरे पिताजी के कृषक होने के नाते मैं हमेशा उनको मदद किया जी। और अपने गांव से ही शिक्षा ग्रहण की। जी। प्राइवेट स्कूल खुले थे गांव में, उसमें मैंने पढ़ा। फिर सरकारी विद्यालय जानकी हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने 10वां पास की। जी। बरौनी APSM कॉलेज से मैंने हिंदी मीडियम में ही सारी पढ़ाई की। जी। आज तो समय बदल गया है जी। आज अंग्रेजी की तरफ लोग भाग दौड़ में लगे हुए। जी। हमारी विरासत हिंदी से, जी। यूँ तो हिंदुस्तान में शब्द में ही कुछ ऐसा लगता है कि हिंदी छुपा हुआ। जी। मैं पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत अधिक ज़्यादा नहीं पढ़ सका, ग्रेजुएशन किया। आगे सामाजिक स्थिति को मैंने देखा कि समाज में बहुत सारी विकृतियां आती थी। जी। पढ़ाई के समय ही मैंने जी। अपने गांव में परिवेश में देखा कि बच्चे कुछ इधर उधर डाइवर्ट होते थे। जी। गलत दिशा में जा रहे थे। जी। उनको मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया जी। और उसको खेल के माध्यम से मैंने जोड़ा और उसके लिए मैंने वॉलीबॉल की शुरुआत की थी। जी। बरौनी में। यूँ तो बरौनी बहुत ही प्राचीन काल से वॉलीबॉल का जन्मदाता माना जाता है। जी। मेरे गांव में बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस खेल की विधा से आगे बढ़े हैं। जी। अनेक पदों पर हैं। जी। तो मैंने छोटे छोटे उन बच्चों को खेल की विधा में लाया। जी। उससे मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं जी। उसमें जो विकृति का भाव था, जी। गलत प्रवृत्ति थी, वो अनुशासित हो गए। जी। और उस खेल के माध्यम से उनका सिर्फ मानसिक विकास नहीं बल्कि फिजिकल भी उनका ठीक होने लगा और उससे अनेक बच्चे पुलिस लाइन में खेल विधा से आगे बढ़े। जी। लेकिन समाज तो समाज ही है आज का। जी। हर जगह राजनीति जी। प्रवेश कर जाती। जी। एन केन प्रकार खेल तो चला लेकिन क्रम कुछ टूटा उन लोगों का। जी। पुनः मैं शिक्षा से भी जुड़ा रहा। जी। मैं संस्कृत हाई स्कूल विक्रमपुर में विज्ञान शिक्षक के पद पर भी जी। नियुक्त हुआ। जी।
वहाँ मैं जाता था तो बच्चों को देखता था कि पढ़ाई से लगाव नहीं था। जी बड़े बड़े बच्चे बहुत कम ज्ञान रखते थे। जी मैंने उनको भी उत्प्रेरित करने का काम किया जी कि बच्चे कुछ सीखें, जी और बच्चों में जज्बा हुआ। और जब मैं क्लास जाता था तो बच्चे बहुत अनुशासित रहते थे, और इससे वहाँ के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और समाज के लोग भी जी इतना लाइक करने लगे कि सुधीर सर अगर रहेंगे तो यहाँ का माहौल ही बदल जाएगा। जी लेकिन सरकार की विसंगति, वेतन अभाव, जी कई कारणों से आज मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। जी लेकिन मैं शिक्षा को नहीं छोड़ा। जी मैं इसी क्रम में एक सुदूर देहात में साख मोहन में एक अंग्रेजी मीडियम विद्यालय की स्थापना करवाई। जी उनका विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी। जी फिर मैं अपने गांव की तरफ देखा कि गांव में भी आज इंग्लिश मीडियम का जो दौर है जी उसमें कुछ कमी दिख रही है। जी मैंने अपने गांव में सर्वप्रथम एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थापना की। जी बहुत सारी दिक्कतें आई। जी समाज, ग्रामीण परिवेश और एक आर्थिक तंगी होती है। जी लोगों को पढ़ाई में यह बहुत बड़ी समस्या आती है। जी लोग अपना बच्चों का फी सही ढंग से वहन नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। जी मैंने ये सोचा कि गांव के जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, जी मैंने आज तक किसी बच्चों को फी के चलते जी विद्यालय से निष्कासित नहीं किया। जी ये मैं अपना वसूल बनाया, जी चाहे उसके यहाँ 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, कभी पढ़ाई में रोक नहीं लगाई। जी कुछ उस टाइप के भी बच्चे थे जिनके माता पिता का देहावसान हो गया, गरीबी में हैं। मैं उन बच्चों को भी जी साथ एक धारा में लेकर चला जी और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की। विद्यालय खोलने से मुझे समाज में कुछ बदलाव नजर आया। जी बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ी, जी लोगों में जागृति आई, जी और एक बाजार का माहौल मेरा गांव बन गया। अनेक विद्यालय खुलने लगे। जी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसायी डरते हैं कि व्यवसाय का नुकसान होगा मेरा, जी। लेकिन मैंने उसको व्यवसाय नहीं समझा। मैंने बगल वाले विद्यालय खोलने में लोगों की मदद की, जी और मेरा ये सोच था कि एक विद्यालय जो है अगर चलता है, उसकी स्थापना होती है, अगर उसमें 200 बच्चे जाते हैं तो 200 बच्चों का भविष्य कुछ ना कुछ तो बदलेगा है। जी एक विद्यालय खोलना एक जेल बंद करने के बराबर है। जी मेरा जो ये सोच हो, जी तो मैं कई विद्यालयों को खोलने में भी लोगों को मदद की। जी और मैं अपना जो सेंट कैरेंस खोला, उसमें विद्यालय तो तेघड़ा अनुमंडल में बहुत सारे एफिलिएटेड भी हैं, जी लेकिन तेघड़ा के पदाधिकारीगण जी मेरे विचार, व्यवहार और पढ़ाई की व्यवस्था देखकर जी शुरू से ही थाना से डीएसपी रीडर, डीएसपी इलेक्शन अफसर थे अनिल तिवारी जी, जी उनका बच्चा नर्सरी से 6 तक पढ़ा कंटिन्यू। अनुमंडल पदाधिकारी थे निशांत जी, उससे पहले मंडल जी भी थे। सारे लोगों का बच्चा यहाँ उन्होंने विश्वास के साथ, जी और पता नहीं ऐसा तो मुझ में कुछ विशेष गुण नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति एक ऐसा स्नेह जी मेरा है जी जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, जी और बहुत ही लाड़ प्यार से मैं पढ़ाता हूँ, जी और बच्चों को ये बोझ नहीं बनता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। जी उनकी भावना को समझते हैं जी कि उसकी क्या भावना। जी मैं बच्चों के अंदर घुसता हूँ जी और उसकी मनोभावना को जब समझता हूँ, उसमें जो ज्ञान देने में मन लगता है, वो छड़ी और आंख दिखाकर नहीं होता। जी तो इन सब गुणों से बच्चे मेरे प्रति बहुत ही सशक्त रहते हैं कि
सर की घंटी है, जी पढ़ना भी है जी और मज़ा भी करना है। जी फन, एकदम फन हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, जहाँ तक अनुशासन की बात है तो उसमें मैं अनुशासन प्रिय हूँ। जी बच्चों में सबसे पहला अनुशासन की भावना, उसको समझाकर, जरूरत पड़ती है तो एक कुम्हार की तरह जी उसे ठोक कर ठीक भी करना पड़ता है। जी लेकिन कुछ परसेंट वैसे बच्चे होते हैं जिन्हें उस टाइप से ठीक करना पड़ता है। जी तो इस क्रम में मैंने देखा कि विद्यालय की परंपरा बहुत अच्छी ही रही। लगभग 10 वर्षों से मैं विद्यालय चला रहा जी। हूँ, सेंट कैरेंस, जी और उसमें समाज में परिवर्तन की जो उम्मीद थी वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव ही आया। जी इसलिए मेरा मनोबल तो बहुत अच्छा ही है, ऊंचा है जी कि मैं समाज में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जी व्यवसाय के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक शिक्षित समाज बनाने के तौर पर मेरा यह मनोबल बहुत ही ऊंचा है। और इसमें कहीं मैं पैसे की प्राथमिकता विद्यालय में नहीं दिया हूँ। जी मुझे इस बात का गौरव। जी आगे इस शिक्षा के बाद मैं दूसरे तरफ भी गया, जी जिसमें एक विद्यालय एसोसिएशन भी बना हुआ है, निजी विद्यालय का, उसमें भी मैं जुड़ा। जी उसमें जुड़ाव हुआ तो अच्छाई के लिए हुआ। जिला स्तर पर विद्यालय है और फिर राज्य स्तर पर भी हुआ, देश स्तर पर हुआ। हमारे समाइल जी निजी विद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ब्रिज बिहारी मिश्रा जी के माध्यम से उसमें जुड़ने का मौका मिला। जी जब ब्रिज बिहारी मिश्रा जी से जब मैं जुड़ा तो इनकी एक और ललक मैंने देखी कि समाज में शिक्षा के अतिरिक्त नाटक, साहित्यिक, कविता इत्यादि माध्यमों से भी समाज में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। लक्ष्य एक है लेकिन रास्ते अनेक हो गए और सबको एक मंजिल पर पहुंचना है। तो इसलिए मैं ब्रिज बिहारी मिश्रा जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में विद्यालय चलाकर और जितनी विधाओं को उन्होंने बच्चों को देखकर आगे बढ़ाए हैं जी, उनका मैं देखता हूँ तो मुझे भी उस ओर मन खींचकर प्रेरित हो गया कि हमें भी उसमें जुड़ना चाहिए जी। और उनके माध्यम से मैं विद्यालय एसोसिएशन में जुड़ा जी। विद्यालय एसोसिएशन में जब मैं जुड़ा तो वहाँ देखा कि परीक्षा पढ़ाई यह तो चलता ही रहता है जी। प्रतिस्पर्धा एक ऐसा चीज़ बन गया है जो अच्छा भी है, लेकिन आज के बच्चों में कहीं उसकी भावना को कुंठित भी करता है। जी जो बच्चे प्रतिस्पर्धा में आगे जाते हैं जी उनका तो ठीक है जी, लेकिन जो पीछे रहते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। जी कमी उनको पता लगता है कि मैं कम हूँ। जी। लेकिन पढ़ाई से अलग मैंने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतियोगिता जी ये विद्यालय एसोसिएशन चाह कर भी जी अनेकों फंड से पैसे जमा हुए 10 लाख 20 लाख, लेकिन इस प्रकार का आयोजन नहीं करवा पा रहा। जी। मैंने जिला स्तरीय सोचा तो उसमें 50 विद्यालय के बच्चे शामिल हुए जी और अपने गांव में ही खुले मंच जमुना भगत स्टेडियम में खेल मैदान जो प्रसिद्ध खेल है। की विधा जिसमें एथलेटिक्स और सांस्कृतिक जी दोनों ही चीज़ जी और बहुत ही धूमधाम ढंग से मैंने 2018 में करवाया, फिर उसको कंटिन्यू 19 में किया गया। जी इसमें बिहारी जी का तो खैर एक नंबर उनका रोल रहा जी और
उनका साथ मैंने दिया। जी। और चूँकि खेल से मैं इंटरेस्टेड शुरू से था, तो इसलिए मुझे इसमें और लगन जगी कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। जी। तो इतने सारे बच्चे का डिमांड आने लगा कि 2019 में तो हमें विद्यालय के बच्चों को बाउंडेशन करना पड़ा कि एक विद्यालय से मात्र 15 बच्चे ही आएंगे। जी। अगर मैं ज़्यादा बच्चों को छूट देता तो शायद यह खेल हमें 10-15 दिन चलाना पड़ता, लेकिन 3 दिवसीय था। जी। तो उस ढंग से हमें शॉर्ट करना पड़ा। बहुत बच्चे नाराज भी हुए इसके लिए। जी। विद्यालय प्रशासन को परेशानी भी हुई कि मैं किसे भेजूं, किसे छांटूं। जी। इसके लिए विद्यालय में भी उसका चयन किया गया जी। कि अच्छे विधा वालों को उसमें या- भेजा जाए, जी। ताकि विद्यालय का भी नाम होगा। जी। तो उसमें मैंने एथलेटिक्स और सांस्कृतिक जी। दोनों कार्यक्रम कराए। रेस था, जंपिंग था और कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम हर विद्यालय का एक एक प्रोग्राम दिया गया। जी। चूँकि सिर्फ दौड़ से लोग बोर होते थे, इसलिए कल्चरल को इनपुट किया गया और उसमें छात्रों एवं छात्राओं का जी। जो जोश देखा गया। जी। मैं ये अनुभव करता हूँ कि अगर 100 व्यक्ति को जमा किया जाए तो उसमें 90 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसे स्टेज पर माइक पकड़ने में थरथराहट जरूर होगी। जी। लेकिन एक कल्चरल प्रोग्राम ऐसा चीज़ है जो बच्चों का झिझक समाप्त कर देता है। जी। उसमें कहीं कोई बोलने, चाहे 1000 आदमी हो, 50,000 आदमी हो, उसमें कोई ये झिझक नहीं रहती है कि मैं क्या बोलूं। जी। तो कल्चरल प्रोग्राम से ये मैं फ़ायदा देखा जी। कि बच्चों का हेजिटेशन समाप्त हो गया जी। और अच्छी अच्छी प्रस्तुति। तो मैं देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते हैं, उनमें हेजिटेशन समाप्त होता है। तो इसलिए मैं खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें इनपुट किया। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि यह जो कार्यक्रम खेल कूद और सांस्कृतिक किया गया, यह विद्यालयों के निदेशकों के सहयोग से एवं अन्य लोगों के सहयोग से किया गया। बच्चों का निःशुल्क एंट्री था, कोई 1 रुपया फी नहीं लिया गया। जी। जिससे बच्चे आए जी। और कहीं कोई शिकायत नहीं रहे। और उसका परिणाम आज है कि हर विद्यालय के निदेशक, शिक्षक और बच्चों की तरफ से हो रहा है कि फिर कब होगा। जी। ये जागरूकता तो लोगों में आई खेल के प्रति। जी। और हर जगह विद्यालय में तो जो आयोजन होता है तो वो करते ही हैं बच्चे, हर विद्यालय में आयोजन होते हैं, लेकिन सभी विद्यालयों का एक सामूहिक आयोजन जी। यह कराना थोड़ा कठिन होता है। जी। लेकिन उस कठिन काम को भी जी। कुछ सहयोगियों के मदद से, जिसमें बिहारी जी का तो महत्वपूर्ण रोल था, जी। सफलतापूर्वक किया गया। जी। और हमारे स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय थे, जी। वो तो इतना इंटरेस्टेड इसमें थे जी। कि उन्हें चलता बनता तो दिन में 3 बार उसको देखने आ जाते। जी। बच्चों से उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव था। जी। और इस प्रकार मैंने खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जी। तो शिक्षा से खेल का जुड़ाव जी। इस प्रकार मेरे अंदर आया जी। और मैंने उसको सहजता से आगे की ओर बढ़ाया। जी। कहा गया है कि आत्मने मोक्षर्थम जगत हिताय च, अपने आत्मा की भी मुक्ति के लिए लोग प्रयास करें और साथ ही साथ जगत का भलाई भी करें। और सबसे बड़ा उसमें हथियार के रूप में शिक्षा है, शिक्षा है और शिक्षा है। हमारे आज के भी स्टूडियो में लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में सुधीर सर आए हैं। आइए हम आपको उनकी कहानी, उनकी जवानी के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, बच्चे, समाज, खेल, शिक्षा, साहित्य, इनसे और आपको रूबरू करवाते हैं। समाज में शिक्षा के लिए अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्था से जब अलग कोई कुछ करने जाते हैं
तो कहीं ना कहीं परेशानियां, बाधाएं और मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता होगा। सुधीर सर, आपको क्या क्या परेशानियां हुई और सामना उनका कैसे आपने किया, कृपया बताएं। मुश्किल और परेशानी तो मनुष्य के सामने आते ही हैं जी। लेकिन उन बाधाओं को जो हंस के आगे टालता है, आगे बढ़ता है, जी। नाम तो उसी का है। जी। तो मैंने बाधाओं को उतना अधिक महत्व नहीं दिया। जी। बाधाएं तो आई जी। हर जगह, जो बगल में रहते हैं बाधाएं उन्हीं से होती हैं। जी। बहुत सारी समस्याएं आई, जी। खेल में भी, जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी, जी। विद्यालय चलाने में भी, जी। लेकिन उसको मैंने सहजतापूर्वक बातचीत से, जी। जिसमें बिहारी जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती थी, जी। और उसको मैं सहजता से टालते गया। जी। जैसा कि आपके द्वारा कवि संगम का जी। आगाज किया गया बेगूसराय जिला में, जी। आज जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है, जी। मैं आपके जज्बा को सलाम करता हूं सोनू जी, कि आप ऐसा मुहिम चलाकर एक दिनकर की धरती पर जी। बच्चों में साहित्य और कविता के प्रति जो ललक प्रेरित किए हैं, जी। बेगूसराय में आपका बहुत भविष्य में चर्चा का विषय रहेगा। जी। एक माहौल होता है गलत की तरफ बढ़ना, सही की तरफ बढ़ना। जी। बच्चों में एनर्जी है, जी। लेकिन उस एनर्जी का सदुपयोग हम किस तरफ करते हैं, जी। अगर उसे मार्ग प्रशस्त करते हैं तो वो निश्चित रूप से उस रास्ते पर आएगा। जी। हम राष्ट्रीय कवि संगम में जब बैठक हुई थी जी। इकाई गठन की, मुझे तेघड़ा प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया। जी। मैं कोई कवि नहीं था, जी। चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो आपकी और बिहारी जी का, प्रभाकर जी थे, सारे लोगों का, राणा जी का आदेश हुआ कि नहीं, इन्हें तेघड़ा का सचिव बनाया जाए, जी। अध्यक्ष बनाया जाए। तो मैं उसे स्वीकार किया जी। और मैं राष्ट्रीय कवि संगम की बैठक अपने यहाँ आयोजित की, जी। जिसमें पहली बैठक में मैं और बिहारी जी पहले चर्चा कर लिए थे कि इस राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर को हम आगे बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ाने का हमारा रास्ता बाल कवि होगा, जी। और इसलिए बैठक होगी तो उसमें ये चर्चा होना चाहिए। जी। और जब बैठक रखी गई तो उसमें बाल कवि महोत्सव की चर्चा हुई, जो सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि हाँ, बाल कवि महोत्सव कराया जाए। जी। और आपने जो बाल कवि महोत्सव के आगाज का जो इजाज़त दिए राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर के तले, जी। जिसकी पहली बाल कवि महोत्सव का पहला आयोजन सेंट कैरेंस एकेडमी बरौनी में किया गया। जी। यह तो उसका ना तो प्रचार किया गया ना प्रसार किया गया, लेकिन उस बाल कवि के आयोजन में हमें कितनी परेशानियां हुई। जी। सभी विद्यालयों से मात्र 2-2 बच्चों का चयन करना था। जी। विद्यालय वाले कहते थे कि 2 बच्चे किसे भेजूं, किसे काटूं, जी। लेकिन बाध्यता थी कि 2 ही भेजना है, जी। और बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो गई। जी। और उन सभी बाल कवियों का सुनना, जी। और फिर उसमें जिला के लिए चयन करना, जी। ये बहुत ही मुश्किल काम था। सचमुच बहुत ही डिफिकल्ट काम को आप लोगों ने आसानी से लेकिन किया। उस बाल कवि महोत्सव के मंच पर आप लोगों का जो सहयोग दिखा,
वह सहयोग और हमारा जो लक्ष्य था जी आप लोगों के सहयोग से मैं प्राप्त किया जी और आज राष्ट्रीय कवि संगम जी दिल्ली तक जी बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। जी और हाल ही में हमारे बिहारी सर के विद्यालय से जी 2 बच्चों का चयन हुआ है। वो बच्ची भी यहाँ पर कविता पाठ कर चुकी है। वाह वाह, बहुत खूब आयोजन में। बहुत सुंदर मौका, आपने तो ऐसे ऐसे चीज़ों का यहाँ समायोजन किया है, तो इसके लिए आपका मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आपको और आभारी हूँ कि आप बाल कवियों को भी स्टूडियो में बुलाकर उनके मनोबल को ऊंचा किया। जी घर में, विद्यालय में और एक मंच पर जी 3 कार्यक्रम हो जाते हैं। जी घर में बच्चे हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। विद्यालय में एक सामूहिक कार्यक्रम होता है जिसमें सभी परिचित उसके रहते हैं। जी लेकिन कहीं मंच अगर मिलता है तो वहाँ अपरिचित होते हैं और इस स्टूडियो में तो कोई रहता ही नहीं है। तो यहाँ बोलना उस बाल कवियों के लिए तो हम समझते हैं बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जैसी प्रस्तुति दी होगी शायद आप भी गदगद हुए होंगे। जी, बहुत ही और शानदार प्रस्तुति। बेगूसराय में हमारे समझ से कविता पाठ में जी बाल कवियों का बहुत ही मनोबल ऊंचा है। जी और इसमें अगर सही ढंग से चयन किया जाए जी तो दिल्ली में कब्जा बेगूसराय का रहेगा। जी ये मेरा मन कहता है, जी क्योंकि मैं अंदर तक वहाँ पहुँचा हूँ, जी बाल कवियों की ललक को देखा हूँ। जी छोटे छोटे बच्चे कविता में आपस में उलझे रहते हैं कविता के माध्यम से। जी तुम्हें याद हुआ कि नहीं? हमको तो याद हो गया। जी ये प्रतिभा, ये जुनून कहीं छड़ी, डांट, डपट इससे पैदा नहीं हो सकता। जी यह एक मंच से उसमें ललक जगी है कि मैं फिर मंच शेयर करूंगा, फिर मुझे जाने का मौका मिलेगा। जी ये ललक बच्चों में आ गई है जी और इसका परिणाम है कि राष्ट्रीय कवि संगम बहुत ऊंचा स्तर पर पहुंचा है। जी आप भी महसूस करते होंगे। जी और आगे भी अगर कार्यक्रम होते रहेंगे, जी कुछ शिथिलता भी हुई है आपके राष्ट्रीय संगम की ओर से। जी राष्ट्रीय कवि संगम में जो बराबर पिछले कार्यक्रम के बाद जो बच्चों को मंच मिलना चाहिए था उसमें कुछ कमी देख रहे हैं हम। जी तो कमी उन बच्चों में तो नहीं है, हम लोग व्यवस्थापकों में कमी है, उसको दूर किया जाए। और बच्चों के लिए खासकर महीना में एक कार्यक्रम मंच जरूर उसे दिया जाए। जी इससे हमारा ये दिनकर की धरती, दिनकर की याद भविष्य में बनी रहेगी और अच्छे अच्छे प्रतिभावान बच्चे उभरते रहेंगे। जी मौका देना हम लोगों का काम है, जी व्यवस्था करना हम लोगों का काम है। जी चूँकि हम लोग समाज की विकृतियों को दूर करके एक पॉजिटिव रास्ता पर लाना चाहते हैं, तो उसी विधा में ये कविता भी आता है, जी साहित्य भी है, जी खेलकूद भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। जी सिर्फ शिक्षा से हम समाज को बदल नहीं सकते हैं, शिक्षा के साथ साथ इन सभी विधाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। जी शिक्षा के और साहित्य के क्षेत्र में तो आपने बहुत सारा अपना योगदान दिया है। क्या आप भी कविताएं लिखते हैं और कभी उसको सुनाए भी हैं मंच पर? बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो कविता बोलना तो बच्चों के साथ बाध्यता हो जाती है। जी और बच्चों में कविता पाठ सिर्फ देखकर पढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि कविता का भाव, जी कविता का लय जी कहाँ उतार होना चाहिए, कहाँ
चढ़ाव होना चाहिए, ये बच्चों में सिखाना पड़ता है। कुछ सर सुनाते अपनी एक दो छोटी कविताएं। और जब राष्ट्रीय कवि संगम के दिनकर जयंती का प्रोग्राम हो रहा था जी तो मैं तो इस प्रकार की तैयारी कुछ नहीं किया था कि मुझे कविता पाठ करना है जी लेकिन जब मंच से घोषणा की गई कि कुछ कविता पाठ का आयोजन है जिसमें हम प्रखंड अध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं जी तो उसमें मैं तुरंत एक कविता वहाँ गढ़ के बना लिया जी और बहुत अच्छी कविता वहाँ बन गई थी जिस पर लोग कमेंट भी करने लगे कि ये लगता है अनिल बोरे वाला सिस्टम ये अपना लिए हैं कि तुरंत देखे जो चीज था आंसू कवि के रूप में हाँ लोग देखने लगे। रच लिए। जी हालांकि हमें उतनी प्रतिभा नहीं है, आंसू कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं जी लेकिन तत्काल जो वहाँ की व्यवस्था थी उस पर मैंने कविता बनाकर बोली थी। जी आज दिनकर जयंती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी दिनकर जी हर क्षेत्र में जी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में जान फूंका है, जी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, जी युद्ध के क्षेत्र में जी उस समय भी उन्होंने अपने जोश से, कविता के जोश से सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा किया है। जी लोगों में क्षमा की भावना को भी उन्होंने जागृत करने के लिए प्रेरित किया है जी जिसमें उन्होंने अपनी पंक्ति लिखी है, जी क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जी आदमी में सबसे बड़ा ताकत क्षमा का होना चाहिए। जी जिसके पास क्षमा का ताकत है जी वो उस ताकत के बल पर किसी भी मंजिल को परास्त कर आगे बढ़ सकता है। जी क्षमा एक ऐसा ताकत है जी जिसके सामने बहुत वीर लोग भी होंगे जी और मैं उनको क्षमा कहकर अगर छोड़ देता हूं जी तो मेरी ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं चलेगा कि मैं कमजोर हूं या उनसे ताकतवर। जी तो दिनकर जी हर क्षेत्र में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। जी बहुत सारी कविताएं आज बच्चों के द्वारा जो आयोजन होते हैं जी विभिन्न कवियों की कविताओं को सुनने का मौका मिलता है। जी हमारे देश में राष्ट्र कवि दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये महान विभूति जो इस प्रकार के कवि हैं जी जिनकी रचनाएं बच्चों को पढ़ने का जब अवसर मिलता है उनकी रचनाओं को पढ़ने का जी तो बच्चे बहुत ही लय में स्कूल में भी झूमते गाते उसे कविता पाठ करते हैं। जी माखनलाल चतुर्वेदी की भी कविता है, एक पुष्प की अभिलाषा पर उन्होंने लिखी है जी कि एक फूल की क्या इच्छा होती है, जी उस पर उन्होंने लिखा है जी कि फूलों को लोग तोड़ लेते हैं, कोई पूजा के नाम पर भगवान पर चढ़ाते हैं, जी कोई शादी में सजावट गले का हार भी बनाते हैं वहाँ जी वरमाला के रूप में। जी फूलों से बहुत जगह अन्य कार्य किए जाते हैं जी लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी ने जब फूलों की कविता उसकी चाह को बताया जी तो उन्होंने रखा है इस प्रकार पंक्ति उनकी जी
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जी चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, जी चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। जी ये हमारी इच्छा नहीं है, फूल का कहना है। जी फिर माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं जी कि फूल की अंतिम इच्छा क्या है भाई? जी मुझे तोड़ लेना बनमाली, जी उस पथ पर देना तुम फेंक, जी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हाँ जी। तो चूँकि विद्यालय में पठन पाठन से जुड़े रहते हैं, जी तो बच्चों में कविताओं का पाठ इस प्रकार करवाना चलते रहता है, क्रम बना रहता है। सर आप इस दर्शकों को बताएं कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं और कैसे आप उसको पूरा करेंगे। मैं भविष्य निर्माता तो नहीं हूँ, जी लेकिन भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता हूँ, जी परंतु इच्छा है जी जब तक सांस रहेगी जी शिक्षा में जुड़ा रहूँगा जी और शिक्षा को बढ़ाने के लिए जी मैं साहित्य, सांस्कृतिक, खेल, अन्य विधाओं को जी उसमें समावेशित कर जी समाज में एक अलख जगाने का कार्य करता रहूँगा। जी। यही हमारी इच्छा है। सर आप केवी स्टूडियो में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय इस स्टूडियो को दिया, इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी का और केवी स्टूडियो का, जो आपने अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।